तो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप आज देख रहे हो भारत का भूगोल 3, इसका मतलब है कि इससे पहले मैं ज्योग्राफी के 2 लेक्चर्स आपको करा चुका हूं और आज हमारा है तीसरा लेक्चर, जो कि हम एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। एमसीक्यू हो सकते हैं आपको संख्या में वो 30-40 देखने को मिले, पर जब मैं एक प्रश्न कराता हूं तो उसके अंतर्गत 4 से 5 प्रश्नों की व्याख्या और करते हुए चलता हूं। इससे क्या होता, प्रश्न एक मतलब प्रश्न तो आपको एक देखने को मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है कि 4 से 5 क्वेश्चन बनने की और संभावना होती है। जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं उसी तरह से हम व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है भारत का भूगोल 3 है, इसके अंतर्गत देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है और कौन सा है। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम है, ठीक है, पूछ रहा है द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर। किसका पूछ रहा है? सिंधु नदी का। ठीक है, तो सिंधु नदी का देखते हैं क्या है। तो सिंधु नदी के बारे में हमें आज जानना है पहले प्रश्न के अंतर्गत। सिंधु नदी तो एक पर्वत श्रेणी पड़ती है कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, देखते हुए चलिए। कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी जो है कहाँ देखने को मिलती है? वो मिलती है हमें तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में देखने को मिलती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत एक हिमनद पड़ता है बोखरचू। इसका नाम क्या है? बोखरचू, बोखरचू हिमनद। कैलाश पर्वत श्रेणी में जो कि तिब्बत में स्थित है एक हिमनद है बोखरचू हिमनद। इसी बोखरचू हिमनद से निकलती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। तो आपको इसका आंसर पता चल गया। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत श्रेणी के अंतर्गत बोखरचू से, क्योंकि यहाँ पे सीधे कैलाश श्रृंखला दे रखी है। तो आंसर आपका हो जाएगा पहले का डी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे अब कभी कभी यहाँ से अलग प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियों के अंतर्गत पहले आप देखोगे तो झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये 5 ऐसी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके अंतर्गत भी कुछ सहायक नदियां हैं, उन्हें हम देखेंगे बाद में। तो चिनाब जो है, इसी से अब अलग प्रश्न क्या बनेगा। तो चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कभी पूछे आपसे तो चिनाब क्या है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछता है कि सबसे दक्षिणी सहायक नदी। तो सतलज जो है वो सबसे दक्षिणी सहायक नदी है, अर्थात सबसे दक्षिण में आकर कौन सी नदी मिलती है सिंधु नदी से? तो वो मिलती है सतलज नदी। ठीक है, इन्हीं 5 नदियों को अब देखो। सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जिसमें जो चिनाब है तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कभी कभी प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो वो है अपनी चिनाब। फिर पूछता है कि सबसे दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है सतलज नदी। ठीक है, तो सतलज नदी सिंधु की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हीं पाँचों नदियों को संयुक्त रूप से पंजाब में क्या कह दिया जाता है? ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। पंजाब में संयुक्त रूप से पंचनद कहा जाता है। पंच मतलब 5, नद मतलब नदियाँ, मतलब इनका संयुक्त रूप क्या कहलाता है पंजाब में? पंचनद। तो कभी कभी आपको प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ पंचनद के अंतर्गत आती हैं। इनके अलावा जो भी 6वीं नदी होगी वो पंचनद के अंतर्गत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं और सहायक नदियों में। तो अलग अलग कुछ सहायक नदियाँ, जैसे काबुल, ठीक है, सियोक, हुंजा, काबुल, सियोक, हुंजा। एक ऐसी आती है गोमल, जास्कर, गोमल, जास्कर। ठीक है, ये भी कहाँ है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो आपके पास सिंधु की कितनी सारी सहायक नदियां हैं देखने को मिल रही हैं। तो इसके अंदर देखोगे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, काबुल, सियोक, हुंजा, गोमल, जास्कर, ये सारी की सारी कौन सी नदियां हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, जिसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज को पंजाब में पंचनद कह दिया जाता है। और इसमें चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि सतलज जो है वो सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है,
सतलज जो है वो सबसे दक्षिणी सहायक नदी है। सतलज का जो उद्गम स्थल है वो भी तिब्बत में एक पड़ती है, राकास्ताल झील पड़ती है, वहां से निकलती है। कभी कभी पूछता है आपसे कि निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिंधु का पूछ रहा है, कभी कभी सतलज का भी पूछता है। तो सतलज भी तिब्बत से ही निकलती है, पर वहां पे एक झील पड़ती है राकास्ताल झील, वहां से निकलती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। एक मिनट रुकना थोड़ा। हेलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रश्न की व्याख्या सुनी होगी तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था। देखिए क्या है, तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी सतलज नदी, ठीक है। तो सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है, अभी बताया मैंने आपको, तिब्बत में, तिब्बत से एक कौन सी झील पड़ती है, राकास्ताल झील, राकसताल झील, ठीक है, राकसताल झील। तो तिब्बत में अरे यार, सॉरी, थोड़ा प्रश्न नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्न नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए सतलज नदी का क्या है, तो सतलज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत में, तिब्बत के अंतर्गत एक झील पड़ती है, कौन सी झील, राकसताल झील, राकसताल झील, राकसताल झील, ठीक है। तो यहीं से निकलती है हमारी सतलज नदी। तो कौन पूछ रहा है कि भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है का मतलब क्या है कि उसका जो ओरिजिन है, अर्थात जहां से वो नदी निकलती है वो पॉइंट भारत में नहीं है, तो कहां पर है, वो है तिब्बत में, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सतलज। जबकि ब्यास, चनाब, रावी, इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल भारत में ही है। अब सतलज नदी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, ठीक है। तो सतलज क्या है, सिंधु की सबसे दक्षिणी सहायक नदी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, भाखड़ा बांध, ठीक है। भाखड़ा, नागल आपने सुना होगा, भाखड़ा बांध और नागल बांध, नागल बांध, भाखड़ा बांध और नागल बांध। तो जो भाखड़ा बांध और नागल बांध हमारा है, हिमाचल प्रदेश, और नागल बांध कहाँ है, पंजाब में, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है हमारी सतलज नदी पर, जिसमें से भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और नागल बांध क्या है, पंजाब में स्थित है, ठीक है। तो सतलज नदी पर ही, अब जैसे क्या है, जैसे हम जब कोई नदी गुजर रही होती है तो उसके बीच में बांध बना देंगे तो क्या होता है, वो जो जिस मतलब आपने यहाँ पर, जैसे ये पूरी नदी है, देखिए क्या है, मानो ये नदी है पूरी, ये नदी बह रही है, ठीक है, और आपने क्या किया, यहाँ पे बांध बना दिया। तो ये अगर ऐसे बह रही थी, ठीक है, ऐसे बह रही थी नदी, तो इसका जैसी बांध बनते ही, बांध बनते ही क्या होगा कि इसका पानी यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि इस बांध को आप खोलोगे नहीं। तो यहाँ रुकने के बाद क्या होगा, एक जलाशय बन जाएगा, ठीक है। कौन, एक जलाशय बन जाएगा, जैसे कि भाखड़ा बांध को लगाते ही पीछे एक जलाशय बन गया था, उसको कहते हैं हम गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर, गोविंद सागर झील या जलाशय, ठीक है। गोविंद सागर झील या जलाशय कहाँ पर है, तो ये अपना हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। अब देखना यहाँ से कितने सारे प्रश्न आपके सामने हैं।
पूछ रहा है कि निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का नहीं है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, क्योंकि सतलज नदी तिब्बत में एक झील है राकास्ताल झील, वहाँ से निकलती है। फिर पूछता है कभी कभी कि भाखड़ा नागल बांध, जो कि बहुत फेमस प्रश्न है किसी भी आयोग का, कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है सतलज नदी पर। हालांकि ये दो अलग अलग बांध हैं, पर कभी कभी संयुक्त रूप से, क्योंकि एक ही नदी पर बना हुआ है, इसलिए आयोग सीधे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है। तो भाखड़ा नागल बांध आपको देखने को मिलेगा सतलज नदी पर ये दो बांध हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध बना हुआ है और पंजाब में नागल बांध बना हुआ है। जहां पर हमने भाखड़ा बांध बनाया है वहां पर जो जल भरा है उसी को कहते हैं गोविंद सागर जलाशय या गोविंद सागर झील, जो कि कृत्रिम झील है, और ये कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आपको कभी कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी हुई है, तो सतलज नदी पर बनी हुई है। कहाँ पर बनी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। भाखड़ा बांध कहाँ स्थित है, तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। नागल बांध कहाँ पर स्थित है, पंजाब में किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न नदियों में से मध्य बिष्ट दोआब कहाँ फैला हुआ है, पूछ रहा है बिष्ट दोआब। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज द बिष्ट दोआब एग्जिस्ट। ठीक है, दोआब क्या होता है वो जानते हैं पहले हम, दो आव, उसके बाद जानेंगे कि बिष्ट दोआब क्या है। दोआब होता है कि जैसे दो नदियां बह रही हैं, मानो एक नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और यहीं पे आके एक नदी ये बह रही है, ये बह रही है, ठीक है। जैसे मानो ये ब्यास नदी है और ये अपनी सतलज नदी है, ये ब्यास नदी है, ये ब्यास नदी है, ये सतलज नदी है, दो नदियां बह रही हैं। तो ये एक नदी, ये एक नदी, इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, इसी को क्या कहते हैं, दो आव। क्या बोलते हैं, दो आव। इसी मैदानी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, दो आव। तो अर्थात दो आव क्या है, दो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र क्या कहलाता है, दो आव कहलाता है। अब जैसे पूछ रहा है वो बिष्ट दोआब, तो बिष्ट दोआब का मतलब होता है ब्यास और सतलज। ब्यास और सतलज नदी के बीच का जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम बिष्ट दोआब कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिष्ट दोआब कहते हैं। ऐसे ही झेलम चिराब के बीच का होता है, ऐसे ही जैसे बारी हो गया, कौन कौन से हैं, बारी एक होता है, बारी दूसरा होता है रचना, कभी कभी आपसे पूछ लेता है बारी रचना। फिर अपना देखने को मिलता है चाज, ठीक है, फिर मिलता है आपको देखने को बिष्ट। ये कुछ हैं, जैसे बारी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ब्यास और रावी, जहाँ ब्यास रावी, किन दो भी, ब्यास रावी, रचना रावी चिनाव, रावी रावी चिनाव, चाज, चाज मतलब चिनाव झेलम, चिनाव और झेलम, बिष्ट मतलब यही हो गया ब्यास, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो ये कुछ चार ऐसे कभी कभी आपको पूछ लेता है इस बिष्ट के अलावा कि निम्नलिखित में से, अब पहले तो पूछ लेगा दोआब क्या है, सीधे पूछ लेता है दोआब का तात्पर्य है, तो दोआब का तात्पर्य क्या है, दो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र जो होता है वो है अपना दोआब। ठीक है, फिर इसके अलावा अब दो नदियों के बीच का है तो उसका मतलब उसका अलग अलग नाम होगा। जैसे बिष्ट मतलब हो गया ब्यास और सतलज, तो ब्यास और सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बिष्ट दोआब। इसी तरह से रावी और चिनाब नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, रचना। ऐसे ही चाज जो है चिनाब और झेलम नदियों के बीच का क्षेत्र है, और बिष्ट ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र है। तो इनमें से जैसे अभी यहाँ पे बिष्ट पूछ रहा है, कल को आपको रचना भी पूछ सकता है, चाज भी पूछ सकता है, और इसके अलावा बारी भी पूछ सकता है। इनका देखो याद करने का तरीका क्या है, इनके नाम में ही नदियों का नाम है। जैसे बारी, बी फॉर ब्यास, आर फॉर रवि, ठीक है, रावी। रचना, रचना मतलब रवि और चिनाव, तो रावी और चिनाव। फिर चाज मतलब चिनाव, और ज मतलब झेलम। बिष्ट मतलब ब्यास, और तब मतलब क्या होगा, सतलज। तो इनके नाम में ही नदियों के नाम हैं। कभी आपसे पूछता है तो आप इन्हें इनके नाम से ही पता लगा लो। जैसे बिष्ट मतलब बी फॉर ब्यास, और सट बोले सट तो सतलज, तो इसका मतलब क्या है, ब्यास और सतलज। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। ठीक है, लद्दाख और जास्कर नदियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, एक हिमालय पड़ता है, जैसे हम हिमालय को जब बांटते हैं
ऊंचाई के क्रम में तो हिमालय का पड़ता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसी के अंतर्गत जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और सबसे बाद में आता है हमारा शिवालिक। तो इसके अंतर्गत 3 श्रेणियां देखने को मिलती हैं। पहली मिलती है काराकोरम, काराकोरम, फिर लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी निकलती है, बहती है, उसी को कौन सी नदी कहते हैं हम? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अभी मैंने थोड़ी देर बताया था सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तिब्बत में बोखरचू हिमनद से, कैलाश पर्वत श्रेणी के जो कि तिब्बत में स्थित है, वहाँ पे एक हिमनद पड़ता है बोखरचू, वहीं से सिंधु नदी निकलती है और निकलते हुए लद्दाख और जास्कर के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ पे? लद्दाख और जास्कर के बीच में। तो कौन सा पूछ रहा है? लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का बी। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? फोर्थ का हो जाएगा बी। ठीक है, फोर्थ का क्या हो जाएगा? बी। अब सिंधु नदी जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप की, सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की, सिंधु नदी भारतीय, सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की, सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। कौन सा है? सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। कभी पूछे आपसे, सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। सिंधु नदी क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। स्टार लगा लीजिए, कभी भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। कैसे? कि निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, इन्हीं 5 नदियों को पंजाब में पंचनद कह दिया जाता है। इसके अलावा आपको देखने को काबुल हो गई, जास्कर हो गई, ठीक है, हुंजा हो गई, ये भी सहायक नदियाँ हैं। फिर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। सिंधु नदी की सबसे दक्षिणी सहायक नदी कौन सी है? तो वो सतलज है। फिर पूछे कभी कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पश्चिमी नदी तंत्र कौन सा है? तो वो अपना सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब कभी पूछे आपको कि लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी, तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है, ये किसके भाग हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तो ट्रांस हिमालय के भाग हैं। इस तरह से आपके कम से कम 10 प्रश्न आपके सामने मैंने कर दिए हैं। चौथे का क्या हो जाएगा? चौथे का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है? कहाँ पे? कश्मीर प्रदेश में प्रवेश नहीं करती है। तो मैंने अभी आपको बताया था सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 2 तरह से बताई थी। एक झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये बताई थी। इसके अलावा हुंजा, ठीक है, जास्कर, हुंजा, जास्कर, काबुल, ये भी बताई थी। ये सभी क्या हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये 5 जो नदियां हैं, ये 5 नदियां क्या हैं? कश्मीर प्रदेश में प्रवेश सिंधु से नहीं मिलती हैं। अच्छा, कश्मीर में प्रवेश करते हुए सिंधु नदी से नहीं मिलती हैं, जबकि हुंजा, जास्कर, काबुल ये सभी की सभी नदियां जो हैं कश्मीर प्रदेश में सिंधु नदी से मिलती हैं। तो यहाँ तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सी नदी प्रदेश सिंधु से नहीं मिलती है, तो आपका क्या हो जाएगा? झेलम। तो 5th का हो जाएगा डी। पर इसके अलावा चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये भी सिंधु मतलब कश्मीर प्रदेश में सिंधु से नहीं मिलती हैं। तो 5th का हमारा कौन सा हो जाएगा? 5th का हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, तो 5th का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए फिर से समझिए, जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, पर कश्मीर में नहीं मिलती हैं। कोई कहीं पे मिलेगी, कोई आगे जाके मिलेगी। इसमें जो झेलम है, चिनाब है, रावी कई बार समानांतर बहते हुए कोई पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। इस तरह से क्या है, कश्मीर प्रदेश में जो मिलती हैं सिंधु की सहायक नदियाँ, उसमें हुंजा है, जास्कर है, काबुल है, सियोक है, एक और कौन सी है? सियोक है। ठीक है, श्योक है। ठीक, तो इसी तरह से पूछ रहा है। तो कभी अभी तो उसमें झेलम, कल को पूछ सकता है निम्नलिखित में कुछ नदी सिंधु नदी में मिलती है, तो मिलने वाला कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा और दे दिए जाएंगे ये वाले 4। ठीक है, तो उनमें से एक हो जाएगा आपका। जैसे नुब्रा है, ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ है? जैसे मैंने बता दी, हुंजा, जास्कर, काबुल, सियोक, इसके अलावा नुब्रा हो गई,
ठीक है, ये सारी पांचों नदियां कैसी हो जाएंगी, जो मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित नदियों में किनके स्रोत बिंदु पॉइंट ऑफ ओरिजिन, क्या है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक ही है, कैसा है, एक ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो एक ही जगह से निकलती हैं, लगभग थोड़ा बहुत आगे पीछे से, पर जगह उनका एक ही है। तो वही वो पूछ रहा है। जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा है, तापी और ब्यास है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु है, सिंधु और गंगा है। ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी नदियां हैं, कौन सा एक ऐसा जोड़ा है या युग्म है जो एक ही जगह से निकलता है। तो इसमें देखेंगे ब्रह्मपुत्र और सिंधु का है। देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से, देखते हैं। देखिए दोनों ही निकलती हैं एक जैसे तिब्बत में, जैसे तिब्बत के अंतर्गत दोनों ही निकलती हैं तिब्बत से, ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, तिब्बत से। पर इनके जैसे ये है, जो सिंधु नदी निकलती है वो बोखरचू हिमनद से, बोखरचू हिमनद, ठीक है। और ये जो निकलती है चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग हिमनद से, चेमा युंगडुंग हिमनद से। दोनों ही मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। कहाँ से, तिब्बत में मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से 2 हिमनद पड़ते हैं, जिसमें एक है चेमाडुंगयुंग, ठीक है, और दूसरा है बोखरचू। तो बोखरचू से निकलती सिंधु नदी और चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। हिमनद मतलब होता है बर्फ का एक बहुत बड़ा पार्ट, जैसे जो बर्फ जहाँ दिखेगी आपको वही होता है हिमनद, हिम का एक बहुत बड़ा, जहाँ पे आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, तो वहीं से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंगडुंग हिमनद से, और सिंधु नदी निकलती है बोखरचू हिमनद से, और दोनों ही मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। तो पूछ रहा है लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। जब ब्रह्मपुत्र चेमा युंगडुंग से और सिंधु नदी बोखरचू से, और दोनों ही मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। तो 6 का कौन सा हो जाएगा, 6 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज माजुली रिवर आइसलैंड लोकेटेड। तो जैसे क्या होता है, जब कोई नदी बहती है तो अपने पास में क्या होता है, एक द्वीप बनाते हुए चलती है। आपने देखा होगा जब कभी घूमने जाओगे देखोगे कि निम्नलिखित किस नदी मतलब माजुली द्वीप नाम से बनाती है। तो अपनी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले देखते हैं माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है, ये ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ठीक है। और कहाँ स्थित है, असम में। असम सरकार ने इसे 2016 में एक नया जिला घोषित कर दिया है, माजुली जिले को एक नया जिला, मतलब माजुली जिला, माजुली द्वीप को क्या कर दिया है, एक जिला घोषित कर दिया है। किस जिले, किस स्टेट ने, तो असम सरकार ने। कब किया है, 2016 में। ये दुनिया का, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा, माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। कभी पूछे आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो माजुली द्वीप है, ठीक है, नदी द्वीप। इसके अलावा तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े द्वीप हैं, पर जो नदी द्वारा बनाया गया है वो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर, असम में। असम सरकार ने माजुली द्वीप को 2016 में अपने स्टेट का एक नया जिला घोषित कर दिया है, ठीक है। यहाँ से कई सारे प्रश्न हैं आपको। तो माजुली द्वीप किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, ठीक है। और ये दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 8 तिस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों की एक प्रमुख गुण है। 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 1 इज असरेशन एंड अदर इज द रीजन। तो असरेशन में क्या कह रहा है, तो तिस्ता रिवर अर्लियर वाज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, एट प्रेजेंट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कह रहा है कि जो तिस्ता नदी थी पहले गंगा की सहायक नदी थी, पर अब क्या है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और पूरा नदी अपहरण हिमालय नदियों की एक प्रमुख गुण है। तो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, कथन और कारण दिए होते हैं। अगर कथन जो है वो कारण की व्याख्या कर रहा है तो क्या होता है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है या कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है
तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर ए सही है, आर गलत है, और फिर क्या होता है, ए गलत है, आर सही है। अब इसमें देखते हैं कि अगर पहला जो कथन है, जैसे अब कथन है, क्या कारण उसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो कह रहा है नदी मतलब तिस्ता नदी पहले सहायक नदी थी, किसकी? गंगा नदी की। आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, पहला सही है, ठीक है। फिर कह रहा है नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है, ये बात क्या है? ये बात भी सही है, क्योंकि नदी अपहरण मतलब क्या होता है, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं ना, वो किसी अन्य नदी की सहायक नदियों को अपने में मिलाने की कोशिश करती हैं, अतः जैसे आम भाषा में उसको अपहरण कह दिया जाता है। तो वही वो पूछ रहा है कि नदी अपहरण क्या है, कि हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो इसी तरह से क्या है, क्योंकि तिस्ता पहले किसकी थी? गंगा नदी की, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्र ने तिस्ता नदी का क्या कर लिया? अपहरण कर लिया है। फिर कह रहा है कि नदी अपहरण हिमालय नदियों का एक प्रमुख गुण है, क्योंकि तब उसने अपहरण कर लिया है तो इसका मतलब प्रमुख गुण है। तो इसका क्या है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर क्या है, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो आज क्या हो जाएगा, एट्थ का हो जाएगा, एट्थ का क्या हो जाएगा? ए, एट्थ का ए, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण पूछ रहा है, किसका उदाहरण है? हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है। तो ये होता है पूर्ववर्ती अपवाह का। 9th का क्या हो जाएगा? ए। अब पूर्ववर्ती अपवाह कैसे कहते हैं वो देखते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह, ठीक है। तो पूर्ववर्ती अपवाह क्या होता है? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या है कि ऐसी नदियां, क्या होता है, ऐसी नदियां जो किसी स्थल खंड के मतलब उठने से पहले से प्रवाहित हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं। तो क्या है, जैसे हिमालय है, तो ऐसी नदियां, इसको सामान्य भाषा में समझिए, ऐसी नदियां जो हिमालय के बनने से पहले से प्रवाहित हो रही थी और आज भी हो रही हैं, वो क्या नदियां क्या करती हैं? जैसे देखिए, समझने की कोशिश करिए, ये कोई नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये पर्वत बनने की कोशिश कर रहा है, हिमालय पर्वत, ठीक है। जैसे हिमालय पर्वत बनने की कोशिश कर रहा है ऐसे, तो हिमालय पर्वत जैसे ही बनने की कोशिश करेगा, ये नदी क्या करेगी, अब यहाँ से ऐसे बह रही है, नदी बह रही है, तो जैसे ऊपर उठने की करेगा, ये इसको क्या करेगी, काट देगी, काट के आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वो स्थल खंड के उठने से पहले से प्रवाहित हो रही होती हैं और अपने जिस क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं वहां स्थल खंड को काटती रहती हैं। तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां। इसके अंतर्गत देखोगे आप, जैसे गंगा हो गई, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ये किस तरह की नदियां हैं? तो ये पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है, अर्थात इनका जो ये जो बह रही हैं वो हिमालय से पहले से प्रवाहित हो रही हैं, हिमालय के निर्माण से पहले। तो ये किसका हो जाएगा? हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती का। इसी तरह से गंगा भी है और इसी तरह से सिंधु नदी भी है। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? देखिए, इसको थोड़ा सा डीप समझ के चलते हैं कि जैसे ही गंगा नदी है अपनी, गंगा नदी, ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसको क्या कहते हैं? पद्मा, ठीक है। क्या कह देते हैं? पद्मा। तो अर्थात जो गंगा नदी बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करेगी उसको कहते हैं पद्मा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो गंगा। अब बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी को, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। किस नाम से? जमुना, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना। इन दोनों की संयुक्त धारा, जब ये दोनों मिल जाती हैं, इन दोनों की संयुक्त धारा भी किस नाम से आगे बढ़ती है? तो इन दोनों की संयुक्त धारा, इन दोनों की संयुक्त धारा किस नाम से आगे बढ़ती है? तो पद्मा नाम से,
ठीक है, इन दोनों की संयुक्त धारा अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में पद्मा और जमुना कह दिया जाता है, जब ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं तो इसकी संयुक्त धारा को भी पद्मा कह देते हैं। अब इन्हीं दोनों के अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर ही दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन बना हुआ है। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र अर्थात पद्मा एवं जमुना के संगम स्थल पर दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। जब ये दोनों संयुक्त धारा, जब मतलब पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा मेघना नदी में मिलती है, किस नदी में? मेघना नदी में मिलती है, तो मेघना नदी ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इन दोनों मतलब किस नाम से गिरती है? तो मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए कितने सारे हैं। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा नाम से। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना नाम से जानी जाती है। जब ये दोनों नदियाँ अर्थात गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों आपस में मिलती हैं तो उसकी धारा को संयुक्त धारा कहते हैं। इन दोनों की धाराओं के मिलन स्थल पर सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जब ये संयुक्त धारा मेघना नदी में मिलती है तो मेघना नाम से ही ये पूरा का पूरा जल क्या होता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो अंतिम रूप से किस नाम से गिरता है? तो मेघना नाम से गिर जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना नाम से। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? किसकी? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए गंगा नदी के बेसिन का हिस्सा क्या है? जोंक नहीं है। तो जोंक किस नदी का हिस्सा है? जोंक नदी किस नदी का है? तो महानदी। जोंक नदी किसका हिस्सा है? तो महानदी का हिस्सा है, महानदी, महानदी। तो जोंक किसका हिस्सा है? जोंक किसकी सहायक नदी है? तो वो महानदी की सहायक नदी, क्योंकि पुनपुन, अजय और जलांगी नदी ये सब क्या है? गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। ठीक है, परंतु जोंक नदी कभी पूछे आपसे जोंक नदी किसका हिस्सा है? तो जोंक नदी अपना महानदी का हिस्सा है, न कि गंगा का। तो 11th का क्या हो जाएगा? 11th का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, विष्णुप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? ठीक है, पंचप्रयाग जो होते हैं, देखिए क्या होता है, ये है पंचप्रयाग, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कहाँ मिलते हैं देखने को? उत्तराखंड में, उत्तराखंड। ठीक है, पंचप्रयाग कहाँ है? उत्तराखंड। इसके अंतर्गत क्या होता है? अलकनंदा नदी से, अलकनंदा नदी से अन्य नदियां आकर मिलती हैं। क्या? अलकनंदा नदी के साथ कुछ अन्य नदियां आकर मिलती हैं। अलकनंदा नदी के साथ कुछ अन्य नदियां आकर मिलती हैं। अलकनंदा नदी से कुछ अन्य नदियां आकर मिलती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्रयाग होंगे उसमें अलकनंदा कैसे होगी? कॉमन होगी, हर एक में अलकनंदा होगी। तो जैसे पहला क्या है? जैसे पहला है अपना, तो पहला आपको देखने को मिलेगा जैसे देवप्रयाग, देवप्रयाग। दूसरा देवप्रयाग के साथ साथ फिर आपको मिलेगा देखने को रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तीसरा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग। चौथा कर्णप्रयाग के साथ फिर नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। दिख रहा है? नंदप्रयाग के पांचवा यहाँ पे लिख देते हैं विष्णुप्रयाग। कौन सा? पांचवा है विष्णुप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। तो मैंने भी क्या बोला कि प्रत्येक नदी में अलकनंदा तो शामिल होगी ही होगी, क्योंकि अलकनंदा से ही आकर सारी नदियां मिलती हैं। ठीक है, अलकनंदा। तो आप कॉमन रूप से अलकनंदा सब में लिख दीजिए। अब इसके साथ जोड़ते जाइए बाकी नदियों को। तो देवप्रयाग के अंतर्गत आप देखोगे तो अलकनंदा और भागीरथी, भागीरथी। ठीक है, रुद्रप्रयाग के साथ अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी। अलकनंदा कर्णप्रयाग के साथ पिंडार नदी, पिंडार नदी।
नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, इसी तरह से आप देखो विष्णु प्रयाग में आपको कौन कौन सी मिलेगी, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धूली गंगा। कौन सी? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, अलकनंदा प्लस धूली गंगा, धूली गंगा। तो विष्णु प्रयाग में आपको कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं? अलकनंदा और धौली गंगा। अब फिर से समझिए, पूछ रहा है कि विष्णु प्रयाग में, किस में पूछ रहा है? तो विष्णु प्रयाग में निम्नलिखित में से किन नदियों का संगम पर स्थित है विष्णु प्रयाग? तो विष्णु प्रयाग कहाँ है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा, तो 12 का क्या हो जाएगा? बी। इसके अलावा कभी कभी पूछ लेता है आपसे कि देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो देखिए अलकनंदा सब में कॉमन है, तो देव मतलब देव प्रयाग में भागीरथी आकर मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा प्लस मंदाकिनी आकर मिलती है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा प्लस पिंडर नदी आकर मिलती है। फिर नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। देखिए यहाँ से याद कर लिए नंद, इनको याद करने का देखो तरीका क्या है, मैं आपको बताऊं। सारे नहीं भी याद होना, कुछ याद कर लो, बाकी पकड़ लोगे। जैसे नंद प्रयाग को पता ही है, जो अलकनंदा कॉमन है, नंद से नंदाकिनी, तो नंदाकिनी और अलकनंदा जहां भी मिलेगी उसको कहेंगे नंद प्रयाग, तो ये हमारा कॉमन हो जाता है। फिर कर्ण प्रयाग, कर्ण मतलब अलकनंदा और पिंडर नदी, तो ये अलग है बिल्कुल बाकी सबसे, तो कर्ण प्रयाग में पिंडर मिलती है आकर। इसी तरह से रुद्रप्रयाग, रुद्रमा, ऐसे आया रुद्रमा देवी मूवी थी, तो रुद्र माँ या मंदाकिनी, तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेगी? रुद्रप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धूली गंगा। इस तरह से अगर आपको 2 से 3 याद हैं तो बाकी आप कर ले जाओगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए 2 नदियां हैं अपनी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी। तो जो अलकनंदा के नदी के तट पर स्थित है तो वो है बद्रीनाथ। कौन सा मंदिर? बद्रीनाथ। और मंदाकिनी के तट पर कौन सा है? केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ मंदिर। तो कभी पूछता है आपसे कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और कभी पूछे केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो केदारनाथ मंदिर है मंदाकिनी के स्थित पर, मंदाकिनी नदी के स्थित पर केदारनाथ। तो केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इन दोनों के संगम को क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग के अंतर्गत कौन सी नदियां आती हैं? अलकनंदा नदी और मंदाकिनी। अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ मंदिर। और मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो वो है, मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा है? तो वो है केदारनाथ। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोसी नदी का स्रोत स्थित है। द सोर्स ऑफ द कोसी रिवर इज लोकेटेड। तो कह रहा है जैसे कोसी नदी है ना, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है कि कहाँ से है। तो कोसी नदी का जो उद्गम मिलेगा आपको माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में देखने को मिलता है, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में देखने को मिलता है। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक। अर्थात बिहार में जो बाढ़ आती है उसका कारण कौन सी नदी है? तो उसका कारण है कोसी नदी। तो बिहार में बाढ़ का कारण कौन सी नदी है? तो उसे शोक नदी कहते हैं, मतलब बिहार का शोक कहते हैं इसलिए। और ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की क्या है? सहायक नदी है। तो कोसी के बारे में जानते हैं। तो कोसी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो 14 का कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाएगा ए, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में। तो उसको कोसी को क्या कहते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जब भी बाढ़ आती है उसका कारण, सबसे बड़ा कारण कौन सी नदी होती है? तो कोसी नदी होती है। और कोसी किसकी सहायक नदी है? तो कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। ठीक है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा को किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पद्मा। 15 का क्या हो जाएगा? पद्मा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को? तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। ठीक है,
तो बांग्लादेश में बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता था। 15th का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि फरक्का के बाद जैसे ही वो प्रवेश करती है बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और फरक्का कहाँ है? फरक्काबाद अपना पश्चिम बंगाल में है, और जैसे ही निकल के वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नाम से जाना जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं तो उनकी संयुक्त धारा को क्या नाम जाता है? पद्मा कह दिया जाता है। इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है। सुंदरबन डेल्टा को क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें सुंदरी वन ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब ये दोनों नदियाँ आगे चलते हुए, ठीक है, उसमें गिरते आगे बढ़ती हैं तो उसमें किसमें? मेघना नदी में मिलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 16 का 16 नासिक अवस्थित है। नासिक कहाँ पर अवस्थित है वो देख रहा है, ठीक है। पहले नासिक देखो है कहाँ, तो नासिक है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहीं से देखें 16 का क्या हो जाएगा? 16 का होगा सी। तो जो गोदावरी नदी है अपनी, ठीक है, इसका उद्गम स्थल है नासिक जिला। ये नासिक जिले से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक जिला से ही निकलती है। और यहीं पे इसी नदी के तट पर क्या लगता है? नासिक कुंभ लगता है। कुंभ का जो मेला होता है नासिक में लगता है, वो गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है, ठीक है। फिर गोदावरी को आप कहते हैं, क्या बोलते हैं? इसी को हम कभी कभी क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा कह दिया जाता है। कौन कौन सी नदियाँ? कभी कभी इसी को हम गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा या बृहत गंगा। ये क्या? या बृहत गंगा, बृहत गंगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं? कभी कभी इस चीज़ को बृहत गंगा कहते हैं। और ये दक्षिण भारत की क्या है? गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की गोदावरी, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये नासिक अवस्थित है कहाँ पे? गोदावरी नदी के किनारे। फिर से समझिए, नासिक कहाँ से, मतलब गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है नासिक जिले से, ठीक है। इसी नदी पे के तट पर एक नासिक कुंभ, जैसे हमारे प्रयागराज में लगता है, इसी तरह नासिक कुंभ कहाँ लगता है? गोदावरी नदी के तट पर ही लगता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसी के कारण इसको बूढ़ी गंगा, बृहत गंगा या दक्षिण गंगा भी कह दिया जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा भी कह दिया जाता है। नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के तट पर लगता है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? तो इसका सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा? सोन नदी। जो सोन नदी है, सोन नदी बहते हुए बंगाल, वो बिहार के पटना में आकर मिलती है। किससे? गंगा नदी से। कहाँ पे? गंगा नदी में। जैसे सोन नदी जो है वो बहते हुए आती है, ठीक है, और जैसे ही वो बिहार में पहुंचती है तो बिहार के पटना में कहाँ पे आकर मिल जाती है? गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी के पास उत्तरी धारा है? तो ये ऐसे बहते हुए आती है, तो जैसे ही बिहार में पहुंचती है, तो बिहार के पटना में आकर कहाँ होती है? गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 गंगा नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या है देखते हैं। गंगा नदी का उदाहरण है, ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो पूर्ववर्ती नदियाँ या पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। तो पूर्ववर्ती नदियाँ क्या हैं? ऐसी नदियाँ जो किसी स्थल खंड के उठने से पहले से प्रवाहित हो रही हैं और आज भी हो रही हैं। जैसे हिमालय का निर्माण हुआ था उससे पहले की जो नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं उन्हीं को कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। इसके अंतर्गत मैंने आपको अभी कौन कौन सी नदियाँ बताया था, जिसके अंतर्गत आपको गंगा देखने को मिलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र देखने को मिलती है, सिंधु देखने को मिलती है, ठीक है। ये तीनों नदियां तंत्र कैसे हैं? ये तीनों ही नदियां पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है। तो गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का,
ठीक है। कभी इसके अलावा पूछ लेता है तो सिंधु नदी किसका उदाहरण है, तो वो भी पूर्ववर्ती का है, और ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है, तो वो भी पूर्ववर्ती अपवाह का है अर्थात। ठीक है, तो 17 18 का हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, जो कोसी नदी है, कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक, बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक कहने का कारण क्या है, क्योंकि बिहार में क्या लाती है, बाढ़ लेकर आती है। बाढ़ क्यों लाती है, जब कोई नदी बाढ़ क्यों लेकर आती है वो समझिए। जैसे कोई नदी यदि अपनी मार्ग में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, अपने मार्ग में प्रवाहित हो रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये कभी बाढ़ नहीं लेकर आएगी, क्योंकि इसे अपना रास्ता पता है। परंतु जो युवा नदियाँ होती हैं ना, इसे ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, देखिए जैसे जैसे कोई नया बच्चा है, मानो भी वो युवावस्था में घुस ही रहा, मतलब प्रवेश कर रहा है, 17-18 साल का, 15-16 साल का बच्चा, वो देखो वो चंचल होता है, वो कभी सीधे रास्ते घर नहीं आएगा, कभी पहले दोस्त के पास जाएगा, फिर दोस्त के पास से बाजार भाग जाएगा, कहीं घुस जाएगा, तब वो जाकर शाम मानो 1 घंटे को सफ़र को वो कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे में आराम से आता है, क्यों, कभी चंचल स्वभाव है। इसी तरह से जो नई नदियाँ होती हैं ना, वो सीधे रास्ते पर नहीं चलती हैं, उनमें जैसे ही पानी की थोड़ी मात्रा ज़्यादा होगी, वो अपने रास्ता से भटक जाती हैं, और जो भी उसके आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पर क्या लेकर आती हैं, बाढ़ लेकर आती हैं। परंतु जो पुरानी अवस्था, जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आप देखोगे बाढ़ देखने को बहुत कम मिलती है, फिर ना के बराबर, क्योंकि उनको वो प्राचीन नदियाँ हैं और उन्हें अपना रास्ता पता है कि कहाँ से निकलना है और कहाँ तक जाना है। परंतु कोसी नदी कैसी नदी है, ये अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, अर्थात ये अपने मार्ग में इधर उधर विचलित होती है और बिहार में बाढ़ लेकर आती है। तो 19 का क्या हो जाएगा, बी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, यह सीधा जवाब है इसका, राप्ती नदी के तट पर। ठीक है, सरयू के कौन सा, अयोध्या, कभी कभी पूछ ले आपको, सरयू नदी के कौन से तट पर अयोध्या स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम कहाँ से, मैदान में है। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सा है जिसका उद्गम मैदान में है, तो गोमती नदी, ध्यान रखना, सीधे सीधे आंसर से हैं इनके, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत, पीलीभीत कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो कह रहा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, तो वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी गोमती। 21 का कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। और ये कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होकर निकलती है। ठीक है, पीलीभीत जिले से निकलती है गोमती नदी, और एकमात्र नदी है गंगा नदी की जिसका उद्गम कहाँ से है, मैदान से है। कभी कभी आपसे यहाँ से पूछता है, तो ध्यान रखना कि गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी, पहले तो ध्यान रखना कैसी है, एकमात्र है, तो इसलिए स्पेशल हो जाता है ये क्वेश्चन। फिर क्या है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो वो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है पीलीभीत जिला, वहाँ से होकर निकलती है, तो इसीलिए ये क्या है, गंगा। और फिर गोमती नदी क्या हो, गंगा की सहायक नदी भी है। ठीक है, तो कभी सीधे पूछे तो गोमती नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो वो पीलीभीत जिले से निकलती है। 22, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार बनाती है। ठीक है, तो महानदी, हुगली, गोदावरी और कावेरी, कौन सी नदी ज्वार बनाती है, तो ज्वार जो बनाएगी ना, वो इसका सीधा जवाब हो जाता है, हुगली नदी बनाती है। 22 का बी। 23, दिल्ली और आगरा के मध्य के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना असतत वाहिनी नदी का उदाहरण है, पहले इसको समझिए। देखिए कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना मृत हो जाती है, मृत हो जाती है, मृत अर्थात उसमें पानी की मात्रा या तो नहीं रहती या बहुत कम हो जाती है। अब पूछ रहा है इसका कारण है असतत वाहिनी। ठीक है, असतत वाहिनी नहीं, तो यमुना नदी कैसी है, पहले ध्यान रखना, यमुना नदी, यमुना नदी किसका उदाहरण है, सतत वाहिनी नदी का। सतत वाहिनी नदियाँ उनको कहते हैं जिन्हें वर्ष भर पानी की मात्रा रहती है। क्यों, क्योंकि ये निकलती है हिमालय से,
हिमालय 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 में यमुनोत्री यमुनोत्री हिमनद से, ठीक है, हिमालय की यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो यमुना नदी कैसी है? सतत वाहिनी नदी का उदाहरण। इसका मतलब क्या है? आर हमारा गलत हो जाता है, तो 23 का कौन सा सही हो जाएगा? 23 का हो जाएगा सी, ठीक है। हाँ ये सही है, दिल्ली और आगरा के मध्य अधिकांश जगह पे आप देखोगे यमुना मृत हो जाती है, पर उसका कारण असतत नहीं है, उसका कारण प्रदूषण है, क्योंकि प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है इन क्षेत्रों के बीच में कि गंगा नदी आपको देखने को नहीं मिलती है। पर ऐसा नहीं है कि उसमें पानी की मात्रा प्रदूषण की वजह से है। और ये कहना कि असतत वाहिनी नदी है, असतत वाहिनी नदी नहीं है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी नदियों का उदाहरण होता है, क्योंकि उनमें वर्ष भर पानी की मात्रा पाई जाती है। तो 23 का सी हो जाता है, 23 का सी। 24 क्वेश्चन नंबर 24, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न के एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। दक्षिण पठार, ठीक है, तो दक्षिण पठार मैंने बताया था आपको, प्रायद्वीपीय भारत। इसका मतलब क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूछ रहा है कि दक्षिणी पठार की सभी बड़ी नदियां निम्न में से एक को छोड़कर, अर्थात एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, उसे चिन्हित करिए। पूछ रहा है कि वो एक कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कहीं और गिरती होगी, ज़्यादातर अरब सागर में गिरती होगी। कहाँ गिरती है? दो ही जगह गिरती हैं, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, ठीक है। तो वो पूछ रहा है। तो देखिए, जैसे गोदावरी, नर्मदा, महानदी और कृष्णा, तो जो बंगाल की अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं उन्हें देख लेते हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी देखने का? तो नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही, पेरियार, ठीक है। ये कैसी नदियां हैं? ये सारी की सारी नदियां कैसी हैं? ये जो वो नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी और पेरियार नदी। तो अभी उन्हीं में से देख रहा है, जो भी आंसर होगा इसमें से ही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं। परंतु ये नदियां ऐसी हैं जो पूरब की तरफ न बहते हुए किधर बहती हैं? पश्चिम की तरफ, ठीक है, पश्चिम की तरफ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में देखें तो नर्मदा नदी कहाँ है? ये है। क्योंकि गोदावरी, महानदी, कृष्णा ये सब कहाँ गिरती हैं? आपकी बंगाल की खाड़ी में। कह रहे एक को छोड़कर, तो वो एक कौन सी है? तो वो एक है नर्मदा नदी। तो कौन सी? 24 का कौन सा हो जाएगा? 24 का बी। इसके अलावा कभी पूछे आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूरब की ओर बहते हुए, मतलब पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में जाकर गिरती हैं? तो नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही और पेरियार ये नदियाँ हैं। इसको स्टार लगा लीजिए, अक्सर यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। तो नर्मदा, तापी, और ये नर्मदा तापी, एक यहीं से एक और सवाल पूछता है कौन सी नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं? तो नर्मदा और तापी दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इसलिए क्या होता है, ये पूरब की तरफ, मतलब अपने मार्ग में विपरीत, ये कहाँ है? पश्चिम की तरफ प्रवाहित होकर अरब सागर में जाकर गिरती हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी युग्म भ्रंश घाटी, देखो आ गया प्रश्न, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब है कि दो पहाड़ी क्षेत्र, जैसे सतपुड़ा हो गया, ये मैकाल हो गया, इसके बीच से जो नदियां बहती हैं, इसके बीच से जो नदियां बहती हैं उन्हीं को कहते हैं भ्रंश घाटी। तो नर्मदा और तापी ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होती हैं। भ्रंश घाटी मतलब क्या? जैसे एक श्रेणी पड़ती है सतपुड़ा श्रेणी, एक मैकाल श्रेणी, अजंता श्रेणी, इस तरह से जो नदियां मतलब इन घाटियों के बीच से होकर बहती हैं उन्हीं को कहते हैं, क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी से बहकर होने वाली नदियां। तो नर्मदा और तापी ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। इस पे भी स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भारतीय नदी में का? तो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ये तो हो गया। अच्छा, दूसरा प्रश्न है 26, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? फिर आ गया भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो अब देखिए कौन सा हो जाएगा? तापी, महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो कौन सा हो जाएगा? तापी नदी। तापी नदी कहाँ से बहती है?
भ्रंश घाटी से होकर बहती है और कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ए। ठीक है, अभी कभी पूछे आपसे कि भ्रंश घाटी में कहाँ से होकर बहती है, तो देखिए सतपुड़ा, ठीक, ये सतपुड़ा हो गया। ठीक है, सतपुड़ा और नीचे आपके देखो अजंता, तो इन्हीं दोनों के बीच से कौन सी बहती है, तो बहती है तापी नदी। अजंता, अजंता पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है अपनी तापी नदी। तो तापी नदी कभी आपसे सीधे पूछा है कि किन दो भ्रंश घाटियों से, तो सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। कौन कौन सी, सतपुड़ा, सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों से, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो वो बहती है तापी नदी। ठीक है, तापी नदी की भ्रंश घाटी नदी का उदाहरण है जो सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी से होकर बहती है। तो आपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आंसर हो जाएगा इसका तापी। 27, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है। ठीक है, तो पहले देखिए मुल्ताई है कहाँ, मुल्ताई का पवित्र टैंक ये हो हमारा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई मध्य प्रदेश बैतूल से निकलती है, कौन सी निकलती है, तो ये मुझे तापी नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से होकर निकलती है। यहीं पे एक श्रेणी पड़ती है, कौन सी श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, तो यहीं से निकलती है सतपुड़ा श्रेणी। मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, मध्य प्रदेश के पास है ये। ठीक है, बैतूल जिला, बैतूल जिले में पड़ती है ये मुल्ताई, बैतूल जिला। ठीक है, यहीं पे एक पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। इसी सतपुड़ा श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, तो तापी नदी निकलती है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं और भी किसका है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है, भ्रंश नदी घाटी का उदाहरण है। ठीक है, तो 27 का कौन सा हो जाएगा, 27 का हो जाएगा डी। 28, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट से होकर नहीं निकलती है, पूछ रहा है। तो गोदावरी, तापी, कावेरी और काबाम। देखिए पश्चिमी घाट ये है, मैंने आपको बताया था यहाँ से ये जो है ये पश्चिमी घाट है अपना, जो गुजरात है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और यहाँ तमिलनाडु तक जो है पश्चिमी घाट है। तो कह रहा ऐसी कौन सी नदी है जो इन पश्चिमी घाट से होकर नहीं निकलती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, तापी नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश में एक श्रेणी पड़ती है सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है, तो सतपुड़ा श्रेणी से कौन सी नदी निकलेगी इसमें, तो तापी, ताप्ती नदी। तो इसका मतलब क्या है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलेगी गोदावरी नदी। तो गोदावरी कहाँ से निकलती है, पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से। गोदावरी महाराष्ट्र में एक पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, कौन सा, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर। ठीक है, यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी। इसी के अलावा कावेरी नदी कहाँ से निकलती है अपनी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। कावेरी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक। और त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर के आप देखोगे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से गोदावरी, कावेरी और कावाम ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं। किंतु तापी नदी पश्चिमी घाट से ना निकलकर कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ताप्ती नदी। 28 का बी। 29, प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां नर्मदा, तापी हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ये नदियां भ्रंश जनित हैं, अभी थोड़ी देर पता है, क्योंकि ये नदियां कहाँ से, भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और ये नर्मदा, तापी कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इसका मतलब क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 29 का ए, सीधे हो जाएगा इसका। 30, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, तो गोदावरी है अपनी, गोदावरी क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत की, क्या है, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की
प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो गोदावरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। तो गोदावरी का ही क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, अर्थात सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र, सबसे ज़्यादा नदियाँ किस में आकर मिलती हैं, तो गोदावरी में आकर मिलती हैं। और गोदावरी क्या है, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। कभी आपसे पूछे कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है, वो है गोदावरी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। धन्यवाद। तो क्वेश्चन हमारे यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं और ये नदियों से संबंधित थे। इसके अलावा नदियों का एक पार्ट और आएगा जो मैं आपको ज्योग्राफी 4 के अंतर्गत कराऊंगा। उसमें और देखेंगे कि ऐसी और कौन सी नदियां हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इस तरह से आप देख रहे हो, इससे पहले मैं आपको पर्वत पहाड़ियाँ करा चुका हूँ, अब आपके सामने जो है वो नदियों का सेक्शन था। इसी तरह से आप करते चलिए, आपके सामने क्वेश्चंस की संख्या इतनी आ जाएगी ज्योग्राफी और पॉलिटी की कि लगभग वो हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेंगे। और एक्सप्लेनेशन जो मैं करा रहा हूँ उसको भी ध्यान से हुए देखते चलिए, उससे क्या होगा, प्रश्न एक है परंतु आंसर्स आपको कई और क्वेश्चंस के मिलते जाएंगे। तो यहीं अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।